अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये एक मैंने केस आपके लिए तैयार किया है। अ 35-year-old man is brought to the emergency department by his wife. She reports that he had been working in the garage the previous evening repairing his car. This morning she found him confused, vomiting and complaining of severe abdominal pain. On arrival, his temperature was 37 degree centigrade, heart rate 118 beats per minute, blood pressure 105 by 65 millimeter of mercury, respiratory rate 30 breaths per minute, oxygen saturation was 98% on room air. Physical examination revealed altered mental status, slurred speech, tachypnea with deep respiration, mild dehydration. इन्वेस्टिगेशन में उसका सोडियम 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 102 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बाइकार्बोनेट 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आप देखें बाइकार्बोनेट कितना कम है। BUN 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्रिएटिनिन 2.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बढ़ा हुआ है क्रिएटिनिन। ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आर्टीरियल pH जो है वो 7.08 यानी कि एसिडोसिस हुआ हुआ है इसको। सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है 340 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। यूरिनालिसिस में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स वर प्रेजेंट, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया हो रहा था इसको। द वाइफ लेटर डिस्कवर्स एन ओपन कंटेनर ऑफ ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इन द गैरेज। अब जो है ना आप ये देखें कि ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना वो सब्सटेंसेस में होता है जो रिपेयरिंग सब्सटेंसेस है, एंटी फ्रीज सब्सटेंस में इसके अंदर होता है, ठीक है। और जो मिथनॉल है, यहीं पे मैं आपको बताती हूँ मिथनॉल किस में होता है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में होता है। जैसे रिकॉर्ड क्लीनर्स होते हैं और पेंट रिमूवर्स होते हैं, या होम ब्रूइड इथेनॉल जो बना रहे होते हैं ना वो उसमें मिथनॉल होता है। और इसी तरह के क्लीनिंग जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें होता है ये। और कुछ लोग जो है उसको इंटेंशनली भी पी लेते हैं क्योंकि इथेनॉल का सब्स्टिट्यूट है मेथनॉल। तो दोनों में बिल्कुल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसी इनिशियल पिक्चर होती है, यानी कि स्लर्ड स्पीच, एटैक्सिक गेट, कन्फ्यूजन, ठीक है। और शुरू में अगर आप देखें फ़ौरन अगर पेशेंट आ जाए तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और मिथनॉल दोनों जो है ना वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय देमसेल्फ नहीं हैं, बल्कि जब वो बॉडी में जाते हैं तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है उसको वो एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। उसके एक्टिवेट करने की वजह से इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो एसिड बनाते हैं जो हाईली टॉक्सिक होते हैं, यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और वो जो है फॉर्मिक एसिड बनाता है मेथनॉल। तो ये फिर सेवरल आवर्स इसमें लगते हैं जब ये हाईली टॉक्सिक एसिड्स बनते हैं, तो फिर ये जो है ना वो पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है। और सारे जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो इसकी वजह से होती है, यानी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है, ठीक है। अब इसकी वाइफ ने यहाँ पे मैंने बताया ना डिस्कवर्स एन ओपन कंटेनर ऑफ ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इन द गैरेज, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा उसमें। Ethylene glycol is the main toxic ingredient in many antifreeze products. By itself, ethylene glycol is not highly toxic. The danger comes from its metabolism by the enzyme alcohol dehydrogenase. तो metabolic pathway क्या है? ethylene glycol जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोएल्डिहाइड में, फिर वो ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है, फिर ग्लाइकोक्सिलिक एसिड बनाता है, फिर ऑक्सैलिक एसिड, यानी ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड जो हैं वो करते हैं टॉक्सिसिटी। Patient has pH 7.08, bicarbonate 8. This indicates a severe metabolic acidosis. The body compensates by hyperventilating, deep rapid breathing to remove carbon dioxide, यानी कि respiratory alkalosis होने लगता है फिर उसको, ठीक है। Calculating the anion gap, अगर आप देखें anion gap is equal to सोडियम, पहले भी मैंने बताया था, माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। तो 140 इसका सोडियम है, माइनस करें आप 102 क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट 8 है, तो 30 बन जाता है, यानी कि हाई नॉर्मल जो है वो 12 तक है। तो ये हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। तो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कहाँ मिलता है आपको? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिलता है। हाइपर उसमें भी ऑस्मोलैरिटी जो है सीरम की वो इंक्रीज़ हुई भी होती है। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग जो मैंने लास्ट कराया था उसमें मिलता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल में मिल रहा है, मिथनॉल पॉइजनिंग में भी मिलता है, ठीक है।
Why is the osmolar gap elevated? Measured serum osmolality 340 millimole per kilogram. Ethylene glycol act as an osmotically active substance in the blood. Early after ingestion, osmolar gap is high, anion gap may be normal. As metabolism progresses, जब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक्ट करना शुरू करता है तो osmolar gap decreases, anion gap increases due to acidic metabolites. This patient has both abnormalities because he is in an intermediate stage of poisoning. सिग्निफिकेंस क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो इसको आ रहे हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कंबाइन करता है कैल्शियम के साथ और बना देता है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स. दीज क्रिस्टल डिपॉजिट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉज एक्यूट किडनी इंजरी. अपीयर इन द यूरिन माइक्रोस्कोपी, जो आपको माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया मिल रहा है. द एलिवेटेड क्रिएटिनिन 2.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो इस पेशेंट में है सजेस्ट किडनी डैमेज इज ऑलरेडी अकरिंग. अब इथाइलिन ग्लाइकोल में जो है ना वो एक्यूट किडनी इंजरी होगी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल यूरिया की वजह से. और मिथनॉल पॉइजनिंग में जो है वो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ब्लाइंडनेस होने लगती है और वो सब. तो पेशेंट मतलब कोमा में जाने से पहले आपको वो बताएगा. ठीक है, तो मिथनॉल जो है उसमें आपको विजुअल डिस्टर्बेंस मिलता है. अगर पेशेंट अर्ली आ जाएगा आपको तो वो कंप्लेंट करेगा. और इसमें जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल में. ठीक है, दोनों में हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. टिपिकल स्टेजेस हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की, जैसे मैंने बताया. स्टेज 1 0 to 12 आवर होती है. न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स इंटॉक्सिकेशन लाइक अपीयरेंस होती है. डिजीनेस, एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, कन्फ्यूजन में रिजेंबल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, बिल्कुल जैसे अल्कोहल में होता है. स्टेज 2 12 to 24 आवर्स के बाद होती है. कार्डियो पल्मोनरी इफेक्ट्स होते हैं, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, पल्मोनरी एडिमा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस बिकम्स प्रोमिनेंट. यानी कि शुरू में नहीं होता मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर 24 आवर्स के बाद 12 आवर्स के बाद शुरू होता है. स्टेज 3 24 to 72 आवर्स रीनल टॉक्सिसिटी हो जाएगी जब कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बनने लगेंगे. ऑक्सैलिक एसिड में कैल्शियम कंबाइन करेगा तो डिपॉजिशन होने लगेगी रीनल ट्यूब्यूल्स में. ठीक है, और हेमाचूरिया होगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी. ओलिगूरिया, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल डिपॉजिशन, इन सब चीज़ों की वजह होती है. Diagnosis is suspected when a patient has high anion gap metabolic acidosis, elevated osmolar gap, calcium oxalate crystals in the urine, history suggesting antifreeze exposure जैसे इस पेशेंट में है. A direct serum ethylene glycol level can confirm the diagnosis if available. अब देखें, मैंने आपको बताया था जब मैंने सैलिसाइलेट पॉइजनिंग आपको बताई थी, उसमें जब भी पेशेंट आए कोमा में आ गया जैसे पेशेंट. ठीक है, अब हो सकता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हो, जब आपने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सब कराए और एबीजीज कराई तो आपने देख लिया कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. ठीक है, आप सस्पेक्ट करें, ग्लूकोज आप करवा के देखेंगे और वो करेंगे आप यूरिन में कीटोन या सीरम में ब्यूटेरिक एसिटाइल ब्यूटेरिक एसिड वो करा के देखेंगे. ठीक है, तो वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बन जाएगा. अगर ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, शुगर भी हाई नहीं है, यूरिन में भी कीटोन नहीं आ रहा है, तो फिर आप सस्पेक्ट करें सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, तो आप सैलिसाइलेट लेवल भेज देंगे. अब वो नहीं है और सारी हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ दिस इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो हिस्ट्री मिल रही है, कार रिपेयर कर रहा था, उसमें से कंटेनर भी मिला है, उसमें एंटी फ्रीज सब्सटेंस गायब है. ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है, तो सीधा सीधा उसके आप इथाइलिन ग्लाइकोल के सीरम में लेवल करवा के देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है उसका? एंटीडोट है फॉर्मपिजोल, प्रिफर्ड एंटीडोट है. फॉर्मपिजोल ब्लॉक्स अल्कोहल डिहाइड्रोजन. असल मसला जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिवेट होने से हो रहा है. दिस प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स. बेनिफिट्स क्या है? स्टॉप फर्दर एसिड प्रोडक्शन, रिड्यूसेस किडनी इंजरी, रिड्यूसेस नीड फॉर डायलिसिस इफ गिवन अर्ली. यानी कि सिर्फ आप बगैर डायलिसिस के सिर्फ फॉर्मपिजोल से भी पेशेंट को सेव कर सकते हैं. ठीक है, अगर उसको AKI नहीं हुआ है तो. और जब फॉर्मपिजोल का पता नहीं था तो इथेनॉल दे देते थे. इथेनॉल क्यों दे देते? क्योंकि इथेनॉल भी जो है कॉम्पिटिटिवली अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देता है, तो इसके सारे जो इफ़ेक्ट्स थे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. इथेनॉल ऑल्टरनेटिव है. इट कम्पीट्स फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, हिस्टोरिकली यूज बिफोर फॉर्मपिजोल बिकेम वाइडली अवेलेबल. करेक्ट एसिडोसिस. अब
एसिडोसिस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ है तो इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट में भी यूज़ फॉर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीवियर होगा तो फिर आप करेंगे, लेकिन सैलिसाइलेट में सीवियर हो या नहीं हो, 7.3 भी होगा ना तो आपने करना है। मैंने आपको बताया था कि उसमें एसिडोसिस की वजह से सैलिसाइलेट आयंस बहुत रैपिडली सेल के अंदर जाते रहते हैं अनटिल अनलेस आप उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो फिर टॉक्सिसिटी इतनी स्प्रेड नहीं होगी। हीमोडायलिसिस उसकी फोर्थ इंडिकेशन है, इंक्लूड सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, रीनल फेलियर है। अब इसमें देखें सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस सैलिसाइलेट की तरह नहीं है कि सीवियर नहीं भी है तो आपने करवाना है हीमोडायलिसिस। रीनल फेलियर हो रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, वेरी हाई एथिलीन ग्लाइकोल लेवल्स आ गए, सिग्निफिकेंट क्लिनिकल डिटोरियोरेशन यानी कि फिट्स होने लगे और पेशेंट कोमा में चला गया। डायलिसिस रिमूव्स इथाइलिन ग्लाइकोल, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एंड रैपिडली करेक्ट्स एसिडोसिस। When you see antifreeze ingestion, high anion gap metabolic acidosis, elevated osmolar gap, calcium oxalate crystals, acute kidney injury, think about ethylene glycol poisoning, ठीक है। और मैंने बता दिया तकरीबन मिथनॉल में भी इसी तरह के सिम्टम्स हो रहे होते हैं, यानी कि जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में होते हैं, स्लर्ड स्पीच और एटैक्सिया, कन्फ्यूजन, और फिर बाद में जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से टेकेपनिया, टैकीकार्डिया और डीप ब्रीदिंग, ठीक है। फिर कन्वर्जन्स, कन्फ्यूजन, कोमा, सीजर्स, ये सब हो सकता है, ठीक। तो ये मैंने इकट्ठा करके आपको, इसलिए अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कराया था, फिर मैंने सैलिसाइलेट पॉइजनिंग करा दी। मिथनॉल पॉइजनिंग का एक बहुत मुझे याद पड़ा है बिल्कुल शुरू में मैंने शायद कोई आपको ना वो कराया था, केस डिस्कशन में वो था। तो अगर मुझे मैं इसको ढूंढूंगी, मिल गया तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी ताकि फिर आप वो भी सुन लें, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले मैंने पॉइजनिंग जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। ओके, ज़रूर लिखिएगा मुझे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।